पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो कभी भी भारत से छीना नहीं गया फोर्सफुली। उनको तस्तरी में सजा के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको परोस दिया, दे दिया। एकदम सुबुगाहट है, डरे हुए हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। और डरे इसलिए हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि भारत कभी भी अटैक करके और पीओके को ले सकता है। पीओके भारत में आने वाला है। टूरिज्म का प्लान बनाइए, घूम के आएंगे वहां पे बहुत जल्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला। तो मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज एक बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप माहौर जी, जो कि आज हमें बताएंगे पोक के बारे में। बड़े-बड़े खुलासे करेंगे कि क्या पोक जो है वो वापस भारत का हिस्सा बन सकता है या कैसे बन सकता है, या इसको लेकर किस-किस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो इन सब पे बड़े-बड़े खुलासे करने के लिए प्रदीप माहौर जी हमारे साथ है। बहुत-बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका आज शंखनाद में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा प्रदीप जी, कैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर श्वेता भारत जी का नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। मतलब मेरा नमस्कार, नमस्कार हुई नहीं, बातचीत हुई नहीं और आपने सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ठीक है। कश्मीर के ऊपर प्रश्न है, मुझे पता है। ठीक है, बोलिए। ठीक मेरा आपसे पहला सवाल होगा प्रदीप जी कि कैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है। जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और इस सवाल के एक्चुअल में दो हिस्से हैं। पहली चीज ये है कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसकी एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है। अभी तक मैं देखता हूं कि भारत में हमारे जो युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, उनसे काफी हद तक जो है हिस्ट्री को छुपा के रखा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। वो ये नहीं जानते कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो है पाकिस्तान को दिया गया है पूरी तरीके से। आप देखिए, इसके अंदर पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उस प्रिंसली स्टेट्स को भारत में विलय कराने के लिए सरदार पटेल जो है भरसक अपना प्रयास कर रहे थे, हर तरफ जा रहे थे, मिल रहे थे, और वो प्रयास पूरी तरीके से सफल रहा। सिर्फ एक स्टेट थी जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पास रखा, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा, और वो थी कश्मीर। जो विपाला बालाचंदन जी की जो एक किताब है, मतलब उनका एक आर्टिकल है ना, वो जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के। तो उन्होंने ये बोला कि महाराजा हरि सिंह जो हैं, उन्होंने 1947 जुलाई में, अगस्त में इंडिपेंडेंस मिली, जुलाई 1947 में ही अप्रोच किया था कि हमको भारत में विलय होना है। गलत सूचना दी गई हमको, हमको ये बोला गया, वो तैयार ही नहीं थे। लेकिन सच्चाई क्या थी कि एक महीने पहले हमारी इंडिपेंडेंस से उन्होंने संपर्क किया था कि कश्मीर जो है भारत के अंदर विलय होना चाहिए, पूरा का पूरा। अब इसके अंदर कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसमें यह भी मेंशन्ड है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको जानबूझ के डिले किया, उसको एक परेशानी बताया। अब उनके क्या इसके पीछे कारण थे, उनके किसी के साथ कमिटमेंट थे, वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो किसी और को दिया जाए, है एक जो भी उनके रिलेशंस रहे हों उनको निभाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा एक और भी पुस्तक आती है वीपी मेनन जी की, महाराजा हरि सिंह और एक पंडित हुआ करते थे, पंडित काक, है ना, वो नेहरू जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। वो कभी भी नेहरू जी के साथ में कोई चर्चा नहीं करना चाहते थे। देखिए क्या होता है, जब भी हम कभी भी ऐसे मैटर्स को डील करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जिन दो लोगों में अच्छा सामंजस्य हो उनको भेजने की हम बात करते हैं। वहां पे क्या हुआ, इस पुस्तक में मेंशन्ड है कि वहां पे सरदार पटेल जी को भेजने से मना कर दिया गया। जब सरदार पटेल जी से पूछा गया कि ऐसा है, ये लोग जो हैं वहां पे नेगोशिएट करने जा रहे हैं, तो किसको जाना चाहिए, तो सरदार पटेल जी का जो बयान था, नीदर ऑफ देम शुड गो, ठीक है, नीदर ऑफ देम शुड गो, दोनों में से किसी एक को भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनका एक बढ़िया सा स्टेटमेंट आता है, इफ इट इज अ चॉइस बिटवीन टू इविल्स, आई कंसीडर दैट गांधी जी's विजिट वुड बी अ लेसर इविल। ये मेरा बयान नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बयान है। यानी दो बुरे लोगों में से अगर चुनना हो तो गांधी जी को चुनना ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो कश्मीर में जाके बातचीत करें। जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर जाके बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये सरदार पटेल जी का बयान था और ये वीपी मेनन जी की किताब के अंदर मेंशन्ड है ना।
तो ये सारा उस समय पे जो हुआ था, उसके बाद आपको पता है कबालिया युद्ध हुआ। कबालिया युद्ध में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को एक कबाली बना के, कबालिया लोग बना के और भेज दिया कि हम लोग उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और ऐसा वैसा। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरी तरीके से एक फुल फ्लेजेड वॉर था। अब भारत ने क्या किया था कि जितना भी हमारा अभी लाइन ऑफ कंट्रोल हम जिसको बोलते हैं, वहां तक उन कबालियों वालियों जितने भी थे ना, उनको खदेड़ दिया था बहुत बुरी तरीके से, मार मार के खदेड़ दिया था उनको। लेकिन खदेड़ने के बाद भी क्या हुआ, जब हमने उनको खदेड़ ही दिया था तो हमको यूएन में जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस पूरे मैटर को यूनाइटेड नेशंस लेके चले गए। अब यूनाइटेड नेशंस में कोई भी मैटर अगर जाता है, कोई भी अगर बात जाती है, तो कोई भी देश बाध्य नहीं होता है यूनाइटेड नेशंस के जो उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं उनको मानने के लिए, क्योंकि वो कभी भी निर्देश नहीं होते हैं, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस होती हैं। वो एक तरीका बताते हैं कि आप किस तरीके से सुलझा सकते हैं। वो कभी भी किसी को आदेश नहीं दे सकते। यूनाइटेड नेशन कभी भी किसी देश को आदेश नहीं दे सकता है। यूनाइटेड नेशंस क्या कर सकता है, सिर्फ एक सजेशन दे सकता है कि आप ऐसा ऐसा कर लो, तो इससे क्या है कि पीस हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी आपस में। उनके सजेशंस भी किस प्रकार के थे, उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे सजेशंस के। पहला पॉइंट दिया था कि पाकिस्तान को बोला था उन्होंने कि आप अपनी आर्मी जो है कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से पूरे से हटा लेंगे। सबसे पहला सजेशन था, 3 स्टेप थे ये। स्टेप नंबर 1, पाकिस्तान जो है अपनी आर्मी और कबालिया जो भी हैं इनको कश्मीर से पूरी तरीके से हटा लेगा। जब स्टेप नंबर 1 किसको चलना था, पाकिस्तान को चलना था, हमको नहीं चलना था। दूसरा स्टेप हमको हमारे लिए था, उसके अंदर स्टेप नंबर 2 था, इंडिया वाज आस्क्ड टू रिड्यूस फोर्सेस, यानी भारत को अपने जो आर्मी है वहां पे कम करने के लिए बोला गया था कि अगर ये पाकिस्तान पूरी तरीके से पीछे हट जाता है तो आप वहां पे आर्मी कम कर दो। और उसके बाद में, है ना, प्लेबिसाइट की बात हुई थी। उसके बाद में बात हुई थी कि वहां पे वोटिंग कराई जा सकती है और इसमें अगर दोनों देश राजी होते हैं तो यूएन इसके अंदर इंटरवीन करेगा। पहला ही स्टेप जब नहीं माना गया, पाकिस्तान ने अपना जो कबालिया थे उनको, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, फिर भी वो बने रहे। हटाया क्या, नहीं हटाया। तो हम कैसे बाध्य हो गए, और कहां से आ गया कि क्या बोलते हैं, जहां जहां आपका बॉर्डर है इसको बॉर्डर मान के या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल मान के और आप अपनी जगह पे बैठे रहो। ये बात जो नेहरू जी बार बार बताते रहे, क्योंकि यूएन की तरफ से हमको रिकमेंडेशन है तो हम उसको फॉलो करना हमको जरूरी है। किसने बोला था जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, यूएन के रिकमेंडेशंस फॉलो कब हुई, यूएन ने तो पहला काम करने के लिए पाकिस्तान को बोला था, उसने किया ही नहीं। जब पाकिस्तान खुद ही करने को तैयार नहीं, तो आप कैसे बाध्य हो गए करने के लिए। उसने साफ मना कर दिया, हम तो जहां पे जहां तक हमारा कंट्रोल है वहां तक तो हम बैठेंगे ही बैठेंगे, खत्म। उस समय पे यूएन की सारा प्रेशर खत्म हो चुका था इंडिया के ऊपर। इंडिया बोल सकता था कि यूएन की बात पाकिस्तान ने नहीं मानी तो फिर हम क्यों माने भाई, पहले उनको मनाओ ना, उनको बोलो कि आर्मी पूरी हटाएं, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे बात करेंगे। लेकिन पहला स्टेप ही नहीं फॉलो हुआ। पूरी तरीके से जस्टिफाइड है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो कभी भी भारत से छीना नहीं गया फोर्सफुली। उनको तस्तरी में सजा के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको परोस दिया, दे दिया कि भाई ये लीजिए, आप क्या है यहाँ पे, ये आपका एरिया हुआ और यहां तक हम अपना कंट्रोल रखेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल बना देते हैं। ये पूरा स्ट्रेटेजिकली इन्होंने प्लान किया। क्यों किया, किस वजह से किया, ये बहुत गहरा मैटर है, इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारा विषय जो है वो भटक जाएगा, इस वजह से मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तो अब क्या है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसा आपका प्रश्न था कि भारत के अंदर आ सकता है क्या, देखिए ऐसा है कि भारत के अंदर आ नहीं सकता है, आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। आपने अभी अगर रीसेंट न्यूज पे अगर आप गौर करें, ठीक है, तो हमारे चिनार कॉर्प्स के जो कमांडर हैं, है ना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, ठीक है, और उनके जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप ढंग से देखें तो वो बोलते हैं आर्मी इज प्रिपेयर्ड इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी। शब्दों को की गहराई पे आप जाइएगा इसमें, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आर्मी तैयार है, हम लोहा लेने के लिए तैयार है ना, वो ये बोल रहे हैं हमको मौका दीजिए, हमको बस एक मौका दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक मौका दे दीजिए, हम जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को एक झटके में भारत के अंदर मिला देंगे, एक मौका चाहिए हमको, सिर्फ ये बात कर रहे हैं चल के, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोला हो, राजनाथ सिंह ने साफ बोला है,
पीओके में लोगों के साथ क्रूरता कर रहा है पाकिस्तान, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। यहां भी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोला कि अंजाम भुगतना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेशंस नहीं है, पड़ेगा। प्रेशर है यहां पे, दबाव है ना, शब्दों की ध्यान दीजिए। अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 का जब बचाव कर रहे थे लोकसभा में, उस समय भी उनकी स्पीच सुनी है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पूरे जो जिस समय पे कश्मीर का बंटवारा इन लोगों ने कर दिया था और आधा आधा करके बांट लिया था, ये पूरे एपिसोड को उन्होंने वहां पे रखा। और उन्होंने भी इस चीज को पुख्ता तौर पे कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनने वाला है, बहुत जल्दी कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बनेगा, पूरा का पूरा कश्मीर, या जिसके अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी सम्मिलित होगा। तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि ये जो है बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ, कैसे होगा, क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित है जो भी आप बता रहे थे। क्या निकट भविष्य में भारत पोक को वापस ले सकता है? देखिए, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। और ऐसा नहीं है, ये ऐसी चीजें होती हैं कि इनको कई बार लोगों को समझ में नहीं आएंगी, और समझ में आ जाए तो ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों? आर्मी जो अपना काम करती है, उनकी जो स्ट्रेटेजी रहती है, उनके जो तरीके रहते हैं, वो बहुत अलग रहते हैं। वो कहां से अटैक करेंगे, किधर से अटैक करेंगे, किस तरीके से कश्मीर को लेंगे, कितने दिनों का वॉर रहेगा। भाई, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कैसा वॉर होना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूंगा, कश्मीर के ऊपर इतनी प्लानिंग से अटैक होना चाहिए कि हम 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पीओके जो है भारत में मिला लें। लंबा वॉर नहीं होना चाहिए, लंबा वॉर खिंचा तो दिक्कत खड़ी होगी। 24 घंटे के अंदर बिल्कुल प्री प्लान्ड अटैक हो, जितने भी उनके आर्मी पोस्ट हैं, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं, उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट बना रखे हैं, जगह जगह पे उनकी पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई है। तो जहां जहां पे भी उनकी आर्मी बैठी हुई है, उनके ऊपर एक बार में इतनी मिसाइलों से अटैक होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएं। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं, जहां से उनके प्लेन उड़ सकते हैं, जहां से उनके टैंक्स आ सकते हैं, जहां से उनके आने जाने का रास्ता है, वो सब ब्लॉक कर देना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। इतना प्लान्ड और इतना सटीक अटैक होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको आसानी से देखिए। आप फिर भी जाएगा। अब इधर देखने में ऐसा आया कि अभी ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान को एक खबर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी इस समय एकदम सुगबुगाहट है, डरे हुए हैं वो बहुत ज्यादा। और डरे इसलिए हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि भारत कभी भी अटैक करके और पीओके को ले सकता है। अब उन्होंने डर के मारे क्या किया, सीधे चाइना, उनके पास तो कोई है नहीं ना, है ना, सीधे चाइना से बात करी। अब चाइना से बात करी, तो चाइना से बात करने में क्या हुआ कि चाइना ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि चाइना अगर सपोर्ट करता है तो किस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है। क्या चाइना डायरेक्टली इस अटैक लड़ाई के अंदर आना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस समय पे देखिए, चाइना की आंतरिक जो पोजीशन है वो भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। चाइना कभी नहीं चाहता कि उनकी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। आज चाइना के अंदर अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, उनके ऊपर यूएस जो है और चाइना के रिलेशंस खराब चल रहे हैं। रशिया ने कभी भी चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी विश्वास नहीं किया। रशिया जो है, इंडिया के साथ में भी उस रशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है। आज इस समय पे जितना भी फ्यूल आ रहा है हमारा वहां से आ रहा है। तो अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, तो चाइना के पास पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि चाइना इंडिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पाकिस्तान के अलावा कोई कंट्री नहीं है जो कि सपोर्ट करने वाली है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत को डायरेक्टली जापान का सपोर्ट मिलेगा। जापान, आपको मालूम होगा कि जापान के अंदर स्वयं अमेरिकन आर्मी जो है वहां पे विराजमान रहती है। अमेरिकन आर्मी ने उनको अपना प्रोटेक्शन का वो दे रखा है, और जापान के पास फ्रीडम है कि उस आर्मी को किस तरीके से यूटिलाइज कर ले अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आसपास के नेबर्स की सुरक्षा के लिए, और या फिर उनके साथ देने के लिए। तो जापान पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, फ्रांस भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इंडिया के अलाइड पार्टनर्स बहुत सारे हैं, और कभी भी चाइना इस प्रकार के वॉर में उलझना नहीं चाहेगा जो कि पूरे दुनिया में अलग थलग और अकेला पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि चाइना की अपनी खुद की एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, और वो इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होती है जबकि अगर वो इस तरह की चीजों में उलझ जाए। तो चाइना इनका सपोर्ट करेगा, लेकिन इनको सिर्फ थोड़े बहुत इक्विपमेंट देके।
लेकिन अगर ये वॉर जो है 24 घंटे के अंदर खत्म होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कितने इक्विपमेंट दे पाओगे, क्या कर पाओगे, कितना आप साज सामान दे पाओगे? तो थोड़े बहुत साज सामान से, हाँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर वॉर में सब खत्म हो गया और हमने ले लिया। उसके बाद भी पाकिस्तान थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमारी निगोशिएबल पावर बहुत अच्छी होगी। जब आप किसी के एरिया पे कब्जा कर लेते हो या अपना एरिया वापस ले लेते हो और उसके बाद वो आपसे निगोशिएट करता है ना, तो निगोशिएशन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ आप लेके ही उठते हो सकता है कि इसमें बाद में निगोशिएशन हो, लेकिन निगोशिएशन में फायदा हमेशा भारत का ही होगा। और जिस तरीके से चाइना जो है जो पाकिस्तान के अंदर कॉरिडोर बना रहा है, जिसको सीपैक का नाम दिया हुआ है ना? तो ये कॉरिडोर जो है, ये देखा जाए तो ऐसी जमीन पे बन रहा है जो कि भारत बोलता है कि हमारी जमीन है। तो हमारी जमीन के ऊपर एक थर्ड कंट्री को आप परमिशन कैसे दे सकते हो? और ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कारण है इस समय पे पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का। हमारे पास वैलिड रीजन है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम इस समय पे इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से इनकैश करने के लिए तैयार है। और भारत इस समय पे एक मजबूत देश है, कोई भी कंट्री भारत से उलझने की अभी कोशिश नहीं कर सकती। बहुत जल्दी ये सब इंडिकेशंस आप देख लीजिए, बहुत जल्दी पीओके भारत में आने वाला है। जी, बिल्कुल। इस शो का आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा, अगर भारत पोक के लिए युद्ध करता है, तो क्या चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता है? और किस तरीके से भारत के लिए चीन एक खतरा बन सकता है इस युद्ध में? देखिए, मैंने कुछ हद तक तो इस सवाल का जवाब आपको दे दिया अभी, है ना? चाइना जो है खतरा नहीं बन सकता है। चाइना इस समय पे भारत से उलझने के मूड में नहीं है। आपने देखा कि अभी क्या हो रहा था, जो हमारा लद्दाख वगैरह में उनके साथ में जो थोड़ा सा टसल चल रही थी, चाइना ने अपनी आर्मी पीछे ली ना, पीछे ली। क्यों पीछे ली? क्योंकि उनको लगा कि ये मैटर जो है ना इंटरनेशनली बहुत ज्यादा गर्मा रहा है और इससे चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको नुकसान हो रहा है। उधर क्या हो रहा है कि इस मैटर के चक्कर में अमेरिका जो है वो दूसरे साइड में साउथ चाइना सी में दबाव बना रहा है उनकी तरफ, है ना? तो उसको लग रहा है, उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मैटर की वजह से इंडिया से उलझने के चक्कर में ये सबको हमें और यूनाइट कर दो। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिसी बहुत विचित्र रहती है। कभी भी हम दो तरीके से एक्शन करते हैं। पहली चीज कि हम कोई भी काम करें उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मन जो है ना सब एक साथ खड़े हो जाए, है ना? तो इस समय चाइना की अगर देखें तो चाइना का दुश्मन नंबर 1 इंडिया नहीं है। चाइना का दुश्मन नंबर 1 जो है वो है यूएस इस समय पे। ठीक है, उनका खुद का जो एक प्रोविंस है जो कि अलग होके बैठा हुआ है, अलग थलग, उसने कंट्री अपने आप को डिक्लेयर रखा है, कर रखा है, ताइवान। उनकी सबसे बड़ी समस्या वो है। तो वो उसको सुलझाएंगे कि भारत के साथ में और पाकिस्तान के चक्कर में उलझते घूमेंगे? अभी तो ठीक है, पीओके अगर इंडिया के अंदर आ जाता है तो कल को इंडिया के साथ में भी डील करने की उनकी एक संभावना, इंडिया करेगी नहीं करेगी एक अलग बात है, उनके दिमाग में एक संभावना तो रहेगी कि ठीक है, अगर इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो कल को हो सकता है इंडिया जो है वो कर ले। और इसको पीओके के लेने से इंडिया को बहुत फायदा होगा। देखिए, अगर इंडिया की मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करूं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि भी किसी भी देश के साथ में जमीन से कनेक्टेड ही नहीं है। एक तरफ हमारे हिमालय आ जाते हैं और दूसरी तरफ समुद्र आ जाते हैं। एक तरफ नीचे की तरफ पूरे समुद्र हैं, तो हमको कहीं भी जाना है तो या तो समुद्र से जाना है और या फिर हिमालय क्रॉस करके हमको अपने हिमालय के ऊपर से प्लेन तो ले जाना मुश्किल होता ही है ना? तो हमारे पास में एक समुद्र के ऊपर से जाने के अलावा किसी भी दूसरे देश में, नेपाल और भूटान वगैरह के छोड़ दें अगर हम, तो इसके अलावा किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए हमारे पास या दूसरा एक सबसे इजीएस्ट रास्ता बचता है पीओके। क्योंकि पीओके से हमको कनेक्टिविटी कहां की मिलती है? अफगानिस्तान की मिलती है, तजाकिस्तान की मिलती है और तजाकिस्तान के थ्रू हमको रशिया की मिलती है। आज हमको जैसे ऑयल की आवश्यकता है, समझिए, ऑयल अगर हम चाहें तो हम तजाकिस्तान से ले सकते हैं, चाहें तो हम रशिया और तजाकिस्तान के थ्रू एक पूरी पाइपलाइन डाल सकते हैं। लेकिन हमारा रशिया से रूट क्यों कटा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान पीओके लेके बैठा हुआ है बीच में। वहां से अगर हम कोई भी पाइपलाइन डालते हैं तो सुरक्षित नहीं है, हमको मालूम है। और यही कारण है कि हमको समुद्र में से घूम के इतनी लंबी चौड़ी पाइपलाइन डालनी पड़ती है अरब कंट्री से, तब जाके हमारे पास में फ्यूल पहुंच पाता है। तो ये जो इजीएस्ट रूट है, और सिर्फ फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा ट्रेड, भारत की एक जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान को अलग करने में जो ये ब्रिटिशर्स उस समय थे यहाँ पे इंडिया के अंदर, इनका भी एक बहुत लंबी सोच थी कि इंडिया को अगर उभरने नहीं देना है कभी और पाकिस्तान को भी नहीं ग्रो करने देना है, दोनों को नहीं ग्रो करने देना है, तो तरीका यह है कि इनके कश्मीर जो है वो कभी भी क्या है कि पूरी तरीके से इनके पास नहीं जाना चाहिए।
अगर कश्मीर इनके पास पूरी तरीके से चला गया तो ये तो पूरी तरीके से रशिया से कनेक्टेड है, सबसे कनेक्टेड है। इनके तो डायरेक्ट ट्रेड होंगे। रशिया से हमारा ट्रेड कम क्यों है? हमारी दूरी कितनी ज्यादा है, हमको हजारों किलोमीटर कवर करते हुए समुद्र से घूमते हुए तब जाना पड़ता है। हमारे पास डायरेक्ट कोई रास्ता तक नहीं है। और अभी अगर हम पीओके ले लेते हैं, डायरेक्ट रास्ता, हम रोड बना सकते हैं पूरा सीधा डायरेक्टली। कितना बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक भारत की लोकेशन जो है अपने आप में एक संभ्रांत जो मोड़ की तरफ जो है बढ़ जाएगी। इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा भारत की अगर पीओके भारत में आता है। और बहुत सारे बेनिफिट है। यही नहीं, आज आप देखो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कहां से चल रहे हैं? पीओके से चल रहे हैं ना। वो क्या करता है, पीओके के लोगों को वहां पे उनको ट्रेनिंग देता है, उनको वर्गलाता है, उनके दिमाग में ब्रेन वॉश करता है उनका, और ब्रेन वॉश करके इंडिया में भेज देता है। यानी भारत के ही लोग हैं वो, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। उनको हमने छोड़ रखा है किनके पास में? पाकिस्तान के पास में। और वो उनका ब्रेन वॉश करता है और उनको हमारे खिलाफ लड़ा देता है। आज अगर वो भारत में विलय हो गया है तो उसके बाद क्या वहां पे पाकिस्तान का इंटरवेंशन बचेगा? नहीं बचेगा। वहां के लोग जो हैं वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। और भारत के नागरिक बनने के बाद में उनको उनके दिमाग जो ब्रेन वॉश किए उनको ठीक करना हमारा काम, हम कर लेंगे उसको ठीक। तो हमारे पास में जो टेररिज्म की जो समस्या है वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। फिर उनको अगर टेररिज्म करना है, क्योंकि देखिए पीएके उनकी जमीन तो है नहीं है, इस वजह से उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली ये रहता है कि हम तो अपने लोगों को नहीं, हम तो उनके लोगों को भेज रहे हैं। तो अब अगर उनको टेररिज्म फैलाना है तो उनको अपने लोगों को भेजना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है ना। इसीलिए क्या है, भारत को पीओके लेना चाहिए। और ये सही समय है जिस समय पे भारत जो है कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन करेगा। और जो इंडिकेशंस हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपके भारत में आने वाला है। टूरिज्म का प्लान बनाइए, घूम के आएंगे वहां पे बहुत जल्दी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार प्रदीप जी, आपने जो आज जिस विषय पे चर्चा की है, 132 करोड़ की जो आबादी है भारत की, वो इसका इंतज़ार कर रही है बेसब्री से कि कब पोक जो है वो भारत में शामिल होगा। और इस पे आपने बड़ी-बड़ी जानकारियाँ दी हैं, बड़े-बड़े खुलासे किए हैं, इसके लिए आपका आभार। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आप लेके आते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो खतरनाक क्वेश्चन है उनका बड़े सहजता से उत्तर दूं। तो जी, शायद जो हम दर्शक हैं उनको पसंद आएगा। और पसंद ही नहीं आएगा, ये तो विषय ऐसा है कि हर एक व्यक्ति जिसके अंदर राष्ट्रवाद उसके मन में है उसको इस विषय में जानना ही चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। राम राम।